श्योपुर से आग लगने की खबर सामने आई है, जहां खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से बताया जा रहा है काफी नुकसान हुआ है किसानों का। करीब 100 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में जो गेहूं की खड़ी फसल थी उसमें यह आग लगी है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कितना अधिक नुकसान इस आग से हुआ है। तो ये तस्वीरें किसानों के नुकसान की, क्योंकि अधिकांश देखने में आता है गर्मी के वक्त, जब मार्च और अप्रैल का महीना होता है यही वक्त होता है गेहूं कटाई का, और इसी वक्त अक्सर आग लगने की भी खबरें आती है। हालांकि आग की लपटों को देखकर तुरंत गांव वाले एकत्रित हुए, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी नुकसान तब तक हो चुका था। दमकल कर्मियों को भी इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर इतनी भयावह ये आग थी कि फायर कर्मियों को खुद काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। इधर देवास जिले के काखरिया गांव में सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि वेयर हाउस में किसानों की गेहूं की फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों के प्रदर्शन में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस दौरान लोगों को 2 से ढाई घंटे परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगते ही सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की जांच सख्ती से की जा रही है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र उड़ीसा राज्य से लगा है और जिले से नेशनल हाईवे 53 और 353 गुजरता है, जो कि स्मगलिंग कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते यहां 11 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के साथ ही सुरक्षा की जो व्यवस्था है बेहद कड़ी कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद लोकसभा का जो क्षेत्र है 3 जिलों में विस्तारित है और महासमुंद लोकसभा का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा जो इसका भूभाग है उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है, जिसके चलते महासमुंद जिले में कुल 11 अंतर्राज्यीय और 11 जिला स्तरीय जांच चौकियां बनाई गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर बिल्कुल बनी हुई है जांच चौकी है, और यह जो टेमरी जांच चौकी इसको कहा जाता है। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि जो सामने का जो भूभाग दिख रहा है वो उड़ीसा है, और बिल्कुल उड़ीसा के बाद में हम छत्तीसगढ़ की सीमा पर खड़े हुए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जितने भी वाहन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर जाने वाले या उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ की ओर जो आने वाले जितने भी गाड़ियां हैं, जो भी 2 चक्के के वाहन है, 4 चक्के के वाहन है और जो भी ट्रांसपोर्ट वाहन है, उनकी जांच लगातार निरंतर यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो फोर्सें लगाई गई हैं और लगातार 24 घंटे यहाँ पे जांच का काम चल रहा है। आचार संहिता लगने के बाद ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पर यह जो टेमरी का नाका है, यहाँ लगातार 24 घंटे जांच का कार्य चल रहा है। हमारे साथ बागबारा क्षेत्र के पुलिस के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं डॉक्टर युलेंडन यार्क, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ किस प्रकार की जो जांच हो रही है, कितने प्रकार की जांच हो रही है। जी सर, आप ये पहले बताएं कि महासमुंद जिले में कुल कितनी जांच चौकियाँ बनाई गई, इसके पहले इसके बारे में आप बताएं। महासमुंद में कुल 22 एसएसटी टीम स्थापित की गई है, जिसमें 11 इंटर स्टेट है, अंतर्राज्यिक है, और 11 इंटर डिस्ट्रिक्ट। रोजाना लगभग एक अगर जांच चौकी की बात करें तो कितने वाहनों की जांच हो जाती है? ये जांच चौकी की सेंसिटिविटी पे है। जैसे टेमरी नाका है, ये ज़्यादा सेंसिटिव एनएच पर है, तो यहाँ लगभग 500 से 600 प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर चेकिंग हो जाती है। किन किन चीज़ों की जाँच यहाँ पे की जाती है? अभी आचार संहिता के दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान विशेष रूप से दे रहे हैं, जिसमें कैश, लिकर, नारकोटिक ड्रग्स, फ्रीबीज, मूल्यवान धातुएं और अन्य जो जब्त करने वाली बिना जीएसटी के बिना बिल के वस्तुएं हैं, बैनर पोस्टर इत्यादि हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर ये बताएं कि लोकसभा का चुनाव है, हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पे खड़े हैं, उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव है, तो आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले ही वाहनों की जांच हो रही है कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाने वालों की भी वाहनों की जांच हो रही है? मुख्य रूप से अंतर्राज्यिक इसमें एसएसटीज में आने वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है, बट हमारा कोऑर्डिनेशन स्टेट उड़ीसा स्टेट से भी है, तो हम लोग जाने वाले जो व्हीकल हैं उन पर भी नज़र रख रहे हैं। किन किन
विभाग की यहाँ टीम बैठी है और कितनी फोर्स लगाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 24 घंटे यहाँ चेकिंग होती है, जिसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। इन तीनों शिफ्ट में वर्तमान में 4 अलग अलग विभाग लगे हुए हैं, जिसमें पुलिस की टीम है, इसके अलावा सिविल प्रशासन विभाग की टीम है, आबकारी की टीम है और वन विभाग की टीम लगी हुई है। जब से जांच चल रही है, क्या कुछ पकड़ में भी आया है? जी, पूरे जितने भी इंटरस्टेट है उसमें सघन जांच चल रही है, जिसमें हमको कैश और नारकोटिक गांजे इत्यादि मिले हैं। इसके अलावा जो अंदर की जांच टीम है उनको भी कैश, लिकर इत्यादि सामान मिले हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो महासमुंद लोकसभा की सीमा है लगातार बहुत लंबे एरिया में उड़ीसा से मिलती है, तो यहाँ बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं। जो पक्के रास्ते हैं वहाँ तो आपकी जांच टीम बैठी हुई है, कच्चे रास्तों का क्या है, इसके बारे में बताएं। इसके लिए 2 अलग टीमें बनी हुई हैं, विशेष टीमें हैं। एक FST है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है। इसके अलावा एक हमारा मोबाइल चेक पोस्ट है। ये प्रतिदिन अलग अलग रोड पे हमारी गोपनीयता बरकरार रखते हुए 2-2 से 3-3 घंटे के लिए उन कच्चे रास्तों पे या जो बाईपास रास्ते हैं इन पे चेकिंग करते हैं। चल रही है। हमारे साथ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लंदन यार्क साहब थे, जिन्होंने बताया है कि इस मुख्य मार्ग पे जो बनी हुई जांच चौकी है, इसके साथ साथ जो कच्चे रास्ते हैं, क्योंकि उड़ीसा महासमुंद लोकसभा का एक लंबा क्षेत्र उड़ीसा से मिलता है, तो बहुत सारे कच्चे रास्ते भी हैं। तो जो कच्चे रास्ते हैं उनके लिए भी जांच के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। महासमुंद से NDTV के लिए कृष्णानंद दुबे। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा था। इस सर्वेक्षण को लेकर मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने एक SLP दायर की थी। उस SLP दायर पर अभी एक निर्णय दिया है कि भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य ASI द्वारा किया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, सर्वेक्षण जारी रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब बालोद जिले में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आगामी चुनाव के लिए जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के जरिए लोगों को अलग अलग अंदाज में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। दल्ली राजहरा निवासी ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह अपने हाथों में तख्ती लिए लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन दिनों जिले में जगह जगह शादी समारोह का भी आयोजन हो रहा है। बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के माध्यम से वर वधू के साथ साथ उनके परिजनों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभी जिले में, हमारे राज्य में, देश में शादियों का मौसम चल रहा है और लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। तो हम शादियों में जाकर वर वधू पक्ष के माता पिता के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों को भी हम 100% मतदान में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और एक उत्साह बना हुआ है। तख्ती, बैनर, पोस्टर लेके हम कहीं भी घूमते रहते हैं। जहां भी शादी का माहौल है हम वहां जाके अपना तख्ती, बैनर के साथ उनको प्रेरित करते हैं। उन लोग भी काफ़ी उत्साहित होते हैं कि हम भी देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और 100% मतदान में योगदान देना चाहते हैं। शादी के मंडप में जाके हम बता रहे हैं वर वधू को कि आप पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं कि मतदान कीजिए, मतदान का अधिकार आपको 100% मतदान कर सकते हैं, जिससे हम वर वधू के जो शादी में हम जा रहे हैं तो हमें भीड़ भी अच्छी खासी मिल जा रही है। तो बता पा रहे हैं कि हम मतदान कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का अधिकार है आप। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। आपको बता दें, पूरा मामला माधवगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक घर से बंद संदूक में बुजुर्ग का शव मिला है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बुजुर्ग के साथ रह रही नाबालिग से पूछताछ की। पूछताछ में नाबालिग ने कई बार अपने बयान बदले, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि नाबालिग लड़की अपने दादाजी की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंध से नाराज थी, जिसके बाद नाबालिग ने हत्या की साजिश रची। पहले बुजुर्ग को नींद की गोली खाने में मिलाकर दे दी और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है। के दौरान मृतक के नाबालिग जो पोती थी उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक को 24 तारीख को जो है, जो दादाजी यहाँ पे ग्वालियर उनके घर पर आए थे
और नाबालिग पोती जो है लगातार सोशल मीडिया और फ़ोन पे बात करती थी, तो फ़ोन की बात पर से उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा के तोड़ दिया था, गिरा दिया था। तो और थोड़ा 1-2 थप्पड़ वगैरह भी मार दी थी उसको। तो इस बात से नाराज़ होकर उसने नींद की दवा हलवा में मिला के उनको खिला दी, और जब वो अर्ध बेहोशी की हालत में आए तो उनको जो है पलंग पेटी के अंदर गिरा दिया, और पलंग पेटी में उनकी गर्दन के ऊपर गर्दन भी दबा दी। तो ये तथ्य सामने आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकरण में जो नाबालिग पोती थी, अपचारी बालिका, उसको गिरफ्तार किया गया और बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा में भेजा गया। खबर सेंधवा से है, जहां पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले 2 तस्करों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, तस्करों के पास से पुलिस को 5 पिस्टल और 7 देसी कट्टे सहित 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने सभी अवैध हथियार जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों पर निर्देशित किया गया था कि अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में वर्ला थाना प्रभारी श्री माधव ठाकुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के माध्यम से कि 2 व्यक्ति इनोवा कार के माध्यम से अवैध हथियार ले जा रहे हैं। उपरोक्त सूचना को तस्दीक करने के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित की गई, और जब टीम द्वारा उनको घेराबंदी कर पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश बताया, एक व्यक्ति रमीज है। जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो कार में 5 पिस्टल, 7 देसी पिस्टल जब्त किए गए और साथ में 2 मोबाइल जब्त किए गए। उपरोक्त आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। आर्यमन ने चांदी द्वार से पूजन कर नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और जनता की आशाओं पर खरा उतरेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य जी को जितवाएं, और सब जो जनता है, जो उनकी आशा है, उनकी जो डिमांड है, हम पूरा करें। किस प्रकार से संदेश देंगे आप उसको, युवाओं को, मोदी जी के प्रति? वो आप देखते जाइए, मैं सब कुछ आपको आज बता दूंगा तो फिर फायदा क्या होगा। भोपाल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर एक रेस्टोरेंट संचालक दंपति से मारपीट का आरोप लगा है। हमारी सहयोगी ने रेस्टोरेंट संचालक दंपति से बातचीत की, सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। राजधानी भोपाल में बीजेपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, और जिस दंपति के साथ ये गुंडागर्दी हुई है, फिलहाल मैं उनके साथ मौजूद हूं। जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं डेनिस मार्टिन और उनकी वाइफ अलीशा सक्सेना, मैं उनके साथ फिलहाल मौजूद हूं। और शायद आप सर को देख पा रहे होंगे, उनके सर पर चोट लगी हुई है और अभी वो ड्रेसिंग करवा के ही हॉस्पिटल से लौटे हैं। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो इतनी गुंडागर्दी पर मंत्री के बेटे उतर आए। सर, जो रात का हादसा था, शुरू से मैं जानना चाहूंगी, हुआ क्या था, किस वजह से मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया? मैम, शनिवार की रात तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच, जो नॉर्मल हमारा रेस्टोरेंट पे आने का टाइम है, हम आए। हमारे रेस्टोरेंट में डिनर वगैरह की प्रिपरेशन चल रही थी, हमारा टिफ़िन सेंटर भी चलता है मैम। तो हम नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे थे, बाहर से एकदम से चिल्ला चौट, गाली गलौज की आवाज़ आई। तो मेरी वाइफ़ ने बाहर जाके देखा। मेरी वाइफ़ ने तुरंत मुझे अंदर आके इन्फॉर्म किया कि बाहर जाके देखो, 4 से 5 लड़के, एक कोई एक्टिवा पे आदमी है, अकेला आदमी है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने भी बाहर जाके जैसे ही देखा तो मैंने सेम चीज़ मैंने भी देखी। मेरी वाइफ अंदर बाउंड्री में थी, मैं गया अपनी बाउंड्री क्रॉस करके, मैंने जाके उन लोगों से बात करी कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बातचीत से आप हल कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इतने सारे लोग मिलकर एक आदमी को मारो। इतने में मेरी वाइफ ने पीछे से बोला कि तुम लोगों को ये शोभा देती हैं कि ये सब चीज़ें। तो ये मंत्री जो भी हैं, हम तो किसी को जानते नहीं थे, हम तो अपना एक नॉर्मल व्यवसाय करते हैं। ये मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के जो दोस्त थे, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी का शौक उन्हें ही चढ़ा था और लग भी रहा था कि उन्हें बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। तो मेरी वाइफ के पास आके बोलते हैं कि तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, अगर बीच में बोलेगी हमारे काम में टांग अड़ाएगी तो हम तेरा रेस्टोरेंट गायब कर देंगे, तुझे गायब करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उसका विरोध करा कि तू मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो उसने मुझसे मारा पीटी चालू करी। तो विरोध में मैंने भी उसको जवाब दिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो टोयोटा इनोवा MP04TA 2488
जिसमें ये सब सवार थे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरी दुकान के बाहर एक गमला रखा रहता है, उन्होंने वो फ्लावर पॉट गमला, बहुत हैवी गमला, वो उठा के उन्होंने मेरे सर पर मारा। तो मेरी स्थिति सामान्य नहीं रही। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, तो पीछे से उनका एक ये जो मंत्री जी के बेटे हैं, इन्होंने रॉड से मेरे सर पर वार किया, एक नहीं 2 बार किए। एक को तो मैंने बचा लिया था, दूसरा मेरे लग गया था। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मैम सर से। उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लोगों ने पकड़ा, संभाला, जब तक तो ये लोग अपनी कार में बैठ के जा चुके थे। आप थाने पहुंची थी, थाने में क्या हुआ? थाने में भी क्या कोई गुंडागर्दी हुई थी? क्योंकि मंत्री खुद भी वहां पर पहुंचे थे, क्या रिएक्शन था पुलिस का? और क्योंकि आपके साथ भी एक तरह से बदतमीजी हुई है। बदतमीजी नहीं, उन्होंने मेरे सर पे भी रॉड मारी थी, क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हमारे कुक को भी उन्होंने मारा और मुझे भी उन्होंने वही रॉड मारी, तो जिससे मेरा चश्मा पूरा टूट गया था और वो कांच मेरे आँख के अंदर भी गया और यहाँ पे भी पूरा मुझे लगी है। तो और वो लोग, अगर मैं उस टाइम अपनी जान बचा के नहीं भगती तो वो मेरे साथ कुछ भी, बहुत कुछ गलत हो सकता था। क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा, पता नहीं, शराब का नशा तो मैं नहीं बोलूँगी कौन सा नशा था, वो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा वो लोग क्या कर रहे थे। वो लड़के लड़कियां मतलब इतने ज़्यादा बदतमीज़, गुंडागर्दी, और मतलब जैसे उनके आगे पूरी दुनिया मतलब उनके पैरों के नीचे है और किसी को कुछ भी नहीं समझना, बार बार बोलना मंत्री का बेटा हूँ और मैं ये कर दूंगा। हमें तो पता भी नहीं था कि कौन मीडिया वाला है, कौन मंत्री वाला है। हम तो एक नॉर्मल, एक ह्यूमैनिटी के नाते सिर्फ किसी की जान बचा रहे थे कि किसी को आप इतने बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। थाने में क्या हुआ? थाने में किस तरह का रिएक्शन था? थाने में रिएक्शन, थाने वालों को पूरा उनके मंत्री जो भी थे, हमें नहीं पता था कौन मंत्री है क्या, हमें कोई उससे राजनीति कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो एक नॉर्मल बता रहे हैं कि वो लोग भी वहाँ आए, उनके पापा जो भी मंत्री हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था। उन्होंने वहाँ आके उन लोगों को, पुलिस वालों को धमकाया। वहाँ पुलिस वाले सुनने में आए कि वो भी सस्पेंड हुए हैं। और वो लोगों ने कोई हमारी मतलब FIR एक तो 307 होनी थी, क्योंकि ये जानलेवा हमला है कि मतलब 1250 से फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र करा गया है उस दिन। और इतने स्टिचेस आए, इतना गहरा घाव है उसके अंदर पर, और मेरे साथ इतना मिसबिहेव, इतनी बदतमीजी, इतना कुछ हुआ है, उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई है। ये दोनों चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई। उसके बाद क्या बातचीत हुई? क्योंकि जब ये मामला वायरल हुआ तो फिर लगने लगा कि हालांकि जो गलत था वो सबके सामने आया। उसके बाद अभी तक कुछ डेवलपमेंट हुआ है? क्या धाराएं बढ़ाई गई हैं? हमारा जो मेडिकल रिपोर्ट है हमें वही प्रोवाइड नहीं करी गई है अभी तक। कल माननीय जीतू पटवारी जी आए थे, PC शर्मा जी आए थे। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने इतने बिजी रहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी मदद के लिए जो आगे आया, हम उनका तो हमेशा धन्यवाद करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम अपनी विधानसभा के MLA जी के पास जाएंगे, माननीय आरिफ मसूद जी के पास जाएंगे। वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम PMO ऑफिस तक अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको सिर्फ एक चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं, जो बार बार हमसे बोला गया था कि तुम हमारा क्या कर लोगे। तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। एक मानव का जो मानव अधिकार है, हम बस सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि कानून की न्याय व्यवस्था इतनी खोखली हो गई है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। उन लोगों की नेतागिरियों की रंगदारी चल रही है, वो करते रहेंगे ऐसे ही, पैरों तले लोगों को रौंदते रहेंगे। लेकिन जो हमारा अधिकार है हम उसको तो यूज़ करके देखेंगे ना। तो शायद जो ये फैमिली है, ये यहाँ पर सिर्फ मानवता के नाते किसी की मदद करने जा रही थी, लेकिन शायद मंत्री के बेटे होने का गुरूर था या फिर क्या था जो समझ नहीं आया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी मामूली धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। मंत्री के बेटे को फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक ये परिवार है जो कि न्याय मांग रहा है। उनके सर पे लगी हुई है, उनको चोट पहुंचाई गई है, लेकिन जिसकी गलती थी वो अभी तक जो है वो खुलेआम घूम रहा है। और शायद आगे एक और बार ये मामला हो सकता है और भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में और भी ज़्यादा बढ़ावा जब मिल जाता है, जब इसको लेकर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।